हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑलराउंडर सिबलिंग्स। जैसा कि आप सभी को पता है, हम पढ़ रहे हैं बायोलॉजी आईसीएसई बोर्ड क्लास 9th चैप्टर नंबर 1 द सेल। इसके 3 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। थोड़ा लेंदी चैप्टर है तो इसके अभी 2-3 लेक्चर्स और आएंगे। तो हम धीरे धीरे छोटे छोटे पार्ट्स में ही चैप्टर हम कवर करेंगे ताकि आप लोगों को भी ज़्यादा बोर ना हो। ठीक है, तो आज ये 4th लेक्चर है और अभी तक हम इस चैप्टर में सेल के बारे में पढ़ चुके हैं। डेफिनेशन, कैसे डिस्कवरी हुई, किस किस साइंटिस्ट ने कौन से सेल की डिस्कवरी की थी। फिर माइक्रोस्कोप्स के बारे में हमने पढ़ा था। माइक्रोस्कोप्स के बारे में पढ़ने के बाद फिर हमने सेल थ्योरी पढ़ी थी। प्रोटोप्लाज्म के बारे में पढ़ा। प्रोटोप्लाज्म किस चीज़ से मिलकर बनता है? आपका साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म को मिलाकर बनता है आपका प्रोटोप्लाज्म। फिर हमने डाइवर्सिटी पढ़ी थी सेल्स में, यानी कि सेल्स के जो सेल्स होते हैं आपके, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो सभी सेम साइज़ और सेम आपकी शेप के हों। ठीक है, सबके अलग अलग डाइवर्सिटी होती है यानी, तो वो चीज़ हमने पढ़ी थी। ठीक है, साइज़ के बारे में पढ़ा था और हमने शेप के बारे में पढ़ा था। देन हमने यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ये सब पढ़े। फिर स्ट्रक्चर ऑफ सेल के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने 3 मेन पार्ट्स उसमें पढ़े थे। सेल मेम्ब्रेन, जिसे आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं एनिमल्स में, और सेल वॉल होती है आपकी प्लांट्स में। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बारे में हमने सब थोड़ा थोड़ा पढ़ा था। उन तीनों के पूरे क्या स्ट्रक्चर होता है, किसने खोज करी और क्या चीज़ होती हैं, उनके बाद और उनके फंक्शंस पढ़ने के बाद आज हमें स्टार्ट करना है सेल ऑर्गेनेलीज। ऑर्गेनेलीज क्या होते हैं? छोटे छोटे ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, ये लिटिल ऑर्गन्स होते हैं जो मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं, यानी कि इनकी एजेस होती है, मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, और ये सेल के अंदर आपके प्रेजेंट रहते हैं और इनके हर एक सेल ऑर्गेनेली का अपना अपना एक फंक्शन होता है, जो हम इसमें आगे पढ़ने वाले हैं। हर एक ऑर्गेनेली के बारे में पढ़ेंगे और उसका किसका कैसा स्ट्रक्चर होता है वो सब हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में। सबसे पहले सेल आपने पढ़ लिया क्या होता है। ऑर्गेनेलीज क्या होती हैं? एन ऑर्गेनेली इज अ यूनिक पार्ट ऑफ अ सेल दैट हैज़ अ स्पेसिफिक फंक्शन इन अ सेल। एक ऑर्गेनेली जो होती है वो एक यूनिक पार्ट होता है सेल का। ठीक है, एक अलग पार्ट होता है सेल का जो जिसका एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। स्पेसिफिक यानी एक पर्टिकुलर एक एग्जैक्ट फंक्शन होता है जो उसे परफॉर्म करना होता है सेल में। द टर्म इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ द वर्ड ऑर्गेनम। ये जो टर्म है ऑर्गेनली, ये जो टर्म है आपका, ये एक कॉम्बिनेशन है, इसमें 2-3 वर्ड से मिलकर बना है। और पहला वर्ड है ऑर्गेनम। ऑर्गेनम का मीनिंग होता है इंस्ट्रूमेंट और इंजन। ठीक है, ऑर्गेनम का मीनिंग होता है कोई इंस्ट्रूमेंट या फिर इंजन, एंड द सफिक्स इसमें लगा है ELLE, जिसका मीनिंग होता है स्मॉल। जिसका मीनिंग हो गया एक तरीके से स्मॉल सेल, स्मॉल इंजन, स्मॉल इंस्ट्रूमेंट आप बोल सकते हो, उसके अंदर प्रेजेंट रहता है। सो दीज आर सब माइक्रोस्कोपिक कंपोनेंट्स ऑफ दिस सेल विद स्पेसिफिक फंक्शंस। तो ये आपके सब माइक्रोस्कोपिक कंपोनेंट्स होते हैं सेल के और उनके पर्टिकुलर फंक्शंस होते हैं। लेट्स स्टडी अबाउट सम मेजर सेल ऑर्गेनेलीज फाउंड इन अ सेल। सेल में जो आपकी मेजर ऑर्गेनेलीज पाई जाती हैं उनके बारे में हम यहाँ पर 1 by 1 पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहला है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे आप ER बोलते हैं शॉर्ट में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अकर्स इन मोस्ट टाइप्स ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स एक्सेप्ट फॉर रेड ब्लड सेल्स एंड स्पर्मेटोजोआ। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है आपका ER जो है, ये मोस्ट ऑफ आपके यूकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है। यूकैरियोटिक सेल्स वगैरह हमने पढ़ा। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है RBCs और स्पर्म्स को छोड़ के। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल्स में RBCs और स्पर्म्स को छोड़ के इस सब में आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है। इट इज़ अ टाइप ऑफ ऑर्गेनेली इन दी सेल्स। ये एक टाइप की ऑर्गेनेली होती है जो सेल्स में पाई जाती है। विच हैज़ एन इंटरकनेक्टेड मेम्ब्रेनस नेटवर्क। इसमें क्या होता है? एक इंटरकनेक्टेड यानी कि आपस में जुड़ा हुआ मेम्ब्रेनस नेटवर्क होता है। मेम्ब्रेन का बना हुआ एक नेटवर्क होता है जिसमें फ्लैट मेम्ब्रेन एनक्लोज्ड सैक होते हैं। क्या होते हैं? फ्लैट होते हैं और मेम्ब्रेन से घिरे हुए क्या होते हैं? सैक, या फिर आप बोल सकते हैं ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं सिस्टर्ने। क्या बोलते हैं? सिस्टर्ने बोलते हैं। इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट दी सेल। ये जो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो पूरे सेल में डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, फैला हुआ होता है। द मेम्ब्रेन्स ऑफ द ER आर कंटिन्यूअस with the outer nuclear membrane at the inner end, and at its outer end ER is connected with cell membrane। जो ER की आपकी मेम्ब्रेन्स होती हैं, ठीक है, जो उसकी आउटर लेयर होती है वो कंटिन्यूअस होती हैं। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है ना, उससे जुड़ी हुई रहती है। और बाहर की बात हम करें, आउटर एंड की बात करें, तो वो सेल मेम्ब्रेन से जुड़ी रहती है। अभी आप डायग्राम में देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। वैसे इसमें क्या बोल रहा है, ये मेम्ब्रेनस नेटवर्क होता है। ठीक है, जिसमें ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलते हैं। अभी हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। उन ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर्स को हम सिस्टर्ने बोलते हैं और ये पूरे सेल में डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है ER आपका। और ER की जो मेम्ब्रेन्स होती हैं, जैसे ये आपका सेल है, यहाँ पर न्यूक्लियस पाया जाता है, तो ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ना, न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन हो गई, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलेंगे, यहाँ से ये जुड़ा हुआ रहता है अंदर की साइड से।
ठीक है, मान लीजिए आपका ER है, तो ये जो इसकी अंदर की साइड है वो इससे जुड़ी रहती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, और जो इसकी आउटर साइड होती है ना पूरे में फैला रहता है, तो इसकी जो आउटर साइड होती है वो आपके सेल मेम्ब्रेन से कनेक्टेड रहती है। आगे देखिए क्या बोल रहा है, ER प्लेज अ मेजर रोल इन द प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। ER का क्या काम होता है, इसका बहुत बड़ा रोल होता है कि ये प्रोटीन्स और लिपिड्स को प्रोड्यूस करता है, ठीक है, प्रोसेस करता है और ट्रांसपोर्ट करता है। क्या क्या, प्रोटीन्स और लिपिड्स को। इट प्रोड्यूसेस प्रोटीन्स एंड लिपिड्स फॉर इट्स मेम्ब्रेन एंड फॉर मैनी अदर सेल कंपोनेंट्स। ये जो प्रोटीन और लिपिड बनाता है अपनी ही मेम्ब्रेन के लिए बनाता है, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन होती है उसी के लिए बनाता है, और दूसरे बहुत सारे सेल कंपोनेंट्स के लिए भी बनाता है, जैसे लाइसोसोम्स, सेक्रेटरी वेसिकल्स, गोल्गी अपैरेटस, सेल मेम्ब्रेन, प्लांट सेल वैक्यूल्स, इन सब के लिए भी ये क्या बनाता है, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स प्रोडक्शन करता है। कौन, ER खुद के लिए भी करता है और इन सभी अदर सेल्स के लिए भी करता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ER के 2 टाइप्स होते हैं, ठीक है, विच डिफर इन बोथ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, जिनका स्ट्रक्चर भी अलग होता है और फंक्शन भी अलग होता है। तो पहला होता है, एक होता है आपका रफ और एक होता है आपका स्मूथ। रफ में क्या होता है, द सर्फेस ऑफ द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज स्टडेड विद द प्रोटीन मैन्युफैक्चरिंग राइबोसोम्स विच गिव इट अ रफ और ग्रैन्युलर अपीयरेंस। ठीक है, क्या बोल रहा है, जैसे आपका ना ये थोड़ा इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है इसका, किसका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। तो जो इसका रफ वाला एरिया होगा ना, जिसकी लेयर जो होती है रफ होती है, खुरदरी होती है। कैसे होती है वो खुरदरी, क्योंकि इसकी मेम्ब्रेन पे क्या होते हैं, प्रोटीन्स स्टडेड रहते हैं, राइबोसोम्स होते हैं ये, और ये राइबोसोम्स प्रोटीन बनाने में हेल्प करते हैं। क्या, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो रफ किस वजह से होता है, क्योंकि उसकी जो मेम्ब्रेन होती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाले की, उस पर राइबोसोम्स स्टडेड रहते हैं, यानी कि धसे हुए रहते हैं राइबोसोम्स। वो राइबोसोम्स क्या करते हैं, प्रोटीन मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं, जिसकी वजह से, इन राइबोसोम्स की ही वजह से इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रफ, या फिर आप बोल सकते हो ग्रैन्युलर, रफ यानी खुरदरा और ग्रैन्युलर यानी दानेदार अपीयरेंस देखने को मिलता है। हैंस इट इज़ रेफर्ड एज, इसीलिए हम इसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। एंड इट इज़ द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, और यहाँ पर प्रोटीन बनता है। कौन बनाता है प्रोटीन, जो इसकी लेयर पर राइबोसोम्स पाए जाते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं, और इसमें सिस्टर्ने पाए जाते हैं। सिस्टर्ने क्या होते हैं, जो मेम्ब्रेनस नेटवर्क आपको बताया था। अब ऐसे ही आपका आता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ ट्यूब्यूल्स, इसमें ट्यूब्यूल्स होती हैं, विच आर लोकेटेड नियर दी सेल पेरीफेरी। सेल पेरीफेरी यानी जैसे आपका सेल है, यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये आपका सेल का स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है, ये आपका न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। ये न्यूक्लियस पे पोर्स होते हैं, आपको बताया था ना न्यूक्लियर पोर, ये क्या करते हैं, जो गैसेस का डिफ्यूजन होता है, इन एंड आउट होता है मटेरियल का, उसमें हेल्प करते हैं, जो चीज़ आ सकती है ना, सिलेक्टिवली परमिएबल वाला केस है यहाँ पर। न्यूक्लियर एनवेलप हो गया ये, और यहाँ पर ये आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिखाया हुआ है। ये इधर की साइड तो आप स्मूथ वाला देख रहे हैं, ये मेम्ब्रेनस नेटवर्क देख रहे हैं ना आप, ये पूरा मेम्ब्रेन है और फ्लैटेंड है, फ्लैट है। तो ये जो मेम्ब्रेन्स आती है ना, इन्हें हम सिस्टर्ने बोलते हैं, और ये जो अंदर स्पेस आपको देखने को मिल रहा है इसे हम बोलते हैं सिस्टर्नल स्पेस। और रफ किस वजह से होता है, ये देख रहे हैं ना यहाँ पर, ये ग्रैन्युलर अपीयरेंस दे रहा है ना आपको, ये दानेदार सा लग रहा है ना, रफ हो गया इस वजह से, इसीलिए हम इसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। ये प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, ये राइबोसोम्स होते हैं, और ये आपका स्मूथ दिखाया हुआ है, ठीक है, सेल पेरीफेरी पे, यानी कि सेल के किनारे की तरफ ये लोकेटेड रहता है। क्या, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आई होप आपको स्ट्रक्चर देख के समझ में आ गया है। दिस नेटवर्क इंक्रीजेज द सरफेस एरिया फॉर द स्टोरेज ऑफ की एंजाइम्स एंड प्रोटीन्स। ये जो नेटवर्क होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, ये क्या करता है, सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देता है, ताकि जो की एंजाइम्स हैं, मेन एंजाइम्स हैं, प्रोटीन्स हैं, उन्हें स्टोर किया जा सके। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, मेन एंजाइम्स और प्रोटीन्स को स्टोर करता है, और साथ साथ ये लिपिड्स एंड स्टेरॉइड्स भी फॉर्मेशन करता है, प्रोडक्शन करता है लिपिड्स का और स्टेरॉइड्स का। तो हमने देखा था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है आपका प्रोटीन्स और लिपिड्स का फॉर्मेशन करता है। तो प्रोटीन आपका रफ में बनता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स की हेल्प से बनता है, और स्मूथ में आपका लिपिड्स बनते हैं और स्टेरॉइड्स बनते हैं। इट ऑल्सो मेटाबोलाइजेज कार्बोहाइड्रेट्स एंड रेगुलेट्स कैल्शियम कंसंट्रेशन, ड्रग डिटॉक्सिफिकेशन एंड हेल्प्स इन सेल्युलर ट्रांसपोर्ट बाय फॉर्मिंग ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स। ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ये कार्बोहाइड्रेट को भी मेटाबोलाइज करता है, और कैल्शियम कंसंट्रेशन को हमारी बॉडी में क्या करता है, रेगुलेट करता है, ड्रग डिटॉक्सिफिकेशन करता है, ठीक है, और सेल्युलर ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प करता है। कैसे, ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स बनाकर, ठीक है, कुछ नली टाइप्स, कुछ एरिया बना देता है जिससे ट्रांसपोर्ट होने का काम होता रहता है। दीज आर मोर अबंडेंट इन द एरिया क्लोज टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन।
प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आसपास जो भी एरिया पाया जाएगा वहाँ पर उसमें ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ज़्यादा उसमें पाया जाता है, किसमें, अमाउंट में, ठीक है। यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्म, ये जो आपका रफ वाला होता है ये सेल के पास पाया जाता है, न्यूक्लियस के पास ज़्यादा पाया जाता है, और जो स्मूथ वाला होता है ना ये दूर होता है, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास होता है। अब ये तो न्यूक्लियस था, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। मान लीजिए इसकी क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन जो होती है। तो ये जो आपका स्मूथ वाला है ना ये इस एरिया के पास ज़्यादा पाया जाएगा, टुवर्ड्स दी पेरिफेरी। आई होप आपको ये दोनों चीज़ समझ में आ गई हैं। आगे हम इसके फंक्शंस देखते हैं, क्या क्या काम होते हैं। मेजर फंक्शंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर, इट इज़ मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंटर एंड इंट्रा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ वेसिकल्स विच इंक्लूड्स लाइजोसोम्स, गोल्गी अपैरेटस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एटसेट्रा। इसके मेजर फंक्शंस की अगर हम बात करें तो ये मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इंटर और इंट्रा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के लिए। इंटर यानी अपने अंदर ही अंदर, और इंट्रा हो गया यानी कि बाहर भी ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, ठीक है। इंटर यानी अपने अंदर ही अंदर भी काम करता है स्टोरेज करने का और ट्रांसपोर्ट करने का, और बाहर भी करता है, ठीक है। जिसमें आपके कैसे करता है, वेसिकल्स बनाकर, कैसे, वेसिकल्स बनाकर, जिसमें आते हैं आपके लाइजोसोम्स, गोल्गी अपैरेटस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसे ऑर्गन्स आते हैं। दे प्ले अ वाइटल रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ द स्केलेटल फ्रेमवर्क। जो स्केलेटल फ्रेमवर्क होते हैं ना, जो हमारा हड्डियों का स्ट्रक्चर होता है उसे फॉर्म करने में भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का बहुत बड़ा रोल होता है। अब आप बोलोगे कैसे होता है, क्योंकि कैल्शियम कॉन्सेंट्रेशन को क्या करता है, ये कंट्रोल करता है ना, तो स्ट्रक्चर हमारा तभी तो मजबूत रहेगा। दे प्रोवाइड द इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर सेलुलर रिएक्शंस, सिक्रीशन एंड स्टोरेज। ये सरफेस एरिया, इंक्रीज्ड सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं ताकि सेलुलर रिएक्शंस है, सिक्रीशन हो रहा है, कोई भी स्टोरेज हो रहा है किसी भी एंजाइम का या प्रोटीन्स का, लिपिड्स का स्टोरेज वगैरह हो रहा है, सिक्रीशन हो रहा है या कोई रिएक्शन हो रही है, तो उसके लिए इंक्रीज सरफेस एरिया इसकी वजह से मिल जाता है। दे हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ड्यूरिंग सेल डिवीजन। जब सेल डिवीजन होता है तो जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फॉर्म होनी होती है तो उस फॉर्मेशन में भी ये हेल्प करते हैं, क्या, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसकी हेल्प करता है, किसकी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फॉर्म करने के लिए। दे प्ले अ वाइटल रोल इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स, लिपिड्स, फॉस्फोलिपिड्स, ग्लाइकोजन एंड अदर स्टेरॉइड्स लाइक कोलेस्ट्रॉल, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन एटसेट्रा। ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं कौन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इन दी सिंथेसिस ऑफ, सिंथेसिस यानी प्रोडक्शन में, किस चीज़ के, प्रोटीन्स, लिपिड्स, फॉस्फोलिपिड्स, ग्लाइकोजन और दूसरे स्टेरॉइड्स बनाने में भी हेल्प करता है। स्टेरॉइड्स जैसे आपके कोलेस्ट्रॉल, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन, ऐसे बहुत सारे आपके क्या होते हैं, स्टेरॉइड्स होते हैं। SER दैट मीन्स स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन लिवर सेल्स। लिवर सेल्स में जो आपके स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है उसे आप हिपेटोसाइट्स बोलते हैं। इट हेल्प इन डिटॉक्सिफिकेशन, डिटॉक्सिफिकेशन यानी आपकी सेल्स में से जो इम्प्योरिटीज़ होती है उसे रिमूव करने में ये SER हेल्प करता है, ठीक है। ये हमारा पहला क्या था, सेल ऑर्गेनेली था, और इसमें जो हमने राइबोसोम्स पढ़ा था उसके बारे में हम यहाँ पर थोड़ा सा और अच्छे से हम पढ़ेंगे। Ribosomes are dense granular organelles which are composed of RNA and proteins. Ribosomes आपके dense granular organelles होती हैं, granular, ठीक है, दानेदार होती है, जो किससे बने होते हैं, RNA यानी कि राइबोन्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन्स के बने होते हैं ये राइबोसोम्स। दे लैक लिपिड्स इन देयर कंपोजिशन, इसके कंपोजिशन में लिपिड्स नहीं पाए जाते क्योंकि राइबोसोम्स आपके रफ में पाया जाता है, ठीक है, रफ वाले में पाया जाता है ना क्या, राइबोसोम्स, तो ये बनता है आपका राइबोन्यूक्लिक एसिड से और प्रोटीन से। इसमें लिपिड्स नहीं पाए जाते क्योंकि लिपिड आपका स्मूथ वाले में बनता है। दे आर दी स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेली, राइबोसोम्स को आप स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेली बोलेंगे रफली, जिसका डायमीटर में साइज 20 to 30 नैनोमीटर्स होता है। जैसे ये सर्कल है, मतलब आपका एक राइबोसोम है और डायमीटर आपको पता है, ठीक है, 9th में आप लोग पढ़ रहे हैं तो डायमीटर आपको पता होगा, जिसका डायमीटर होता है रफली 20 to 30 नैनोमीटर्स, इसलिए स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेली है। They are found floating freely in cytoplasm attached to the endoplasmic reticulum on nuclear envelope and in the matrix of mitochondria. अब ये राइबोसोम्स कहाँ मिलते हैं, ये फ्रीली फ्लोट करते रहते हैं साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म आपको पता है ना, सेल के अंदर जो लिक्विड पाया जाता है जिसमें सारी सेल ऑर्गेनेलीज फ्रीली स्विम करती रहती हैं, फ्लोट करती रहती हैं, तो ये राइबोसोम्स वहीं पर फ्रीली फ्लोट करते रहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच हो जाते हैं न्यूक्लियर एनवेलप पर, और आपके मैट्रिक्स में भी उसमें पाए जाते हैं। कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, फ्रीली फ्लोट करते रहते हैं साइटोप्लाज्म में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर भी स्टडेड रहते हैं, चिपके रहते हैं। न्यूक्लियर एनवेलप जो होता है, ये वाला जो न्यूक्लियर एनवेलप है यहाँ पर भी चिपके रहते हैं थोड़े से, और माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में भी ये
पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स यानी जो उसमें लिक्विड पाया जाता है उसमें ये भी पाया जाता है। क्या? राइबोसोम्स। द राइबोसोम इज द मॉलिक्यूलर मशीन इनसाइड द सेल दैट मेक्स प्रोटीन्स फ्रॉम अमीनो एसिड्स। राइबोसोम जो है मॉलिक्यूलर मशीन है जो सेल के अंदर प्रेजेंट रहती है और प्रोटीन्स बनाती है अमीनो एसिड से। ठीक है, राइबोसोम्स प्रोटीन बनाते हैं अमीनो एसिड से, तो इसे यहाँ पर इसलिए मॉलिक्यूलर मशीन भी बोला गया है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड, राइबोसोम का दूसरा नाम आता है प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। तो आपसे 1 मार्क वाले जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें पूछ सकता है प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल किसे बोलते हैं, तो आप क्या बोलेंगे? राइबोसोम्स को बोलते हैं। राइबोसोम्स आर नॉट बाउंडेड बाय अ मेम्ब्रेन, राइबोसोम्स के चारों तरफ कोई एक मेम्ब्रेन नहीं होती है। एंड दे आर फाउंड इन बोथ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, और ये आपको प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों में देखने को मिलते हैं राइबोसोम्स, एक्सेप्ट मेमेलियन आरबीसीज। जो मैमल्स होते हैं ना उनमें जो आरबीसीज पाए जाते हैं उन्हें छोड़कर सभी प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में ये पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? राइबोसोम्स। दे आर मेड अप ऑफ 2 सब यूनिट्स, ये जो आपके राइबोसोम्स होते हैं 2 सब यूनिट से मिलकर बनते हैं। एक होती है लार्ज एंड एक स्मॉल सब यूनिट होती है। ग्रुप ऑफ राइबोसोम्स को आप बोलते हो पॉलीसोम्स। क्या बोलते हो? ग्रुप ऑफ राइबोसोम्स को पॉलीसोम्स बोलते हो। तो यहाँ पर हमारी पहली ऑर्गेनेली कंप्लीट हो गई है विच इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसमें हमने 2 टाइप्स पढ़े थे, रफ एंड स्मूथ। रफ वाला प्रोटीन फैक्ट्री कहलाता है, ठीक है, और स्मूथ वाला क्या करता है? लिपिड्स प्रोड्यूस करता है और स्टेरॉइड्स भी प्रोड्यूस करता है। ठीक है, और ये जो राइबोसोम्स होते हैं ये प्रोटीन फैक्ट्री कहलाते हैं। इसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है। प्रोकैरियोट यूकैरियोट सब में पाए जाते हैं एक्सेप्ट मेमेलियन आरबीसीज। ओके, और ये जो आपके राइबोसोम्स होते हैं 2 सब यूनिट्स के बने होते हैं, एक लार्ज होती है और एक होती है आपकी स्मॉल। ग्रुप ऑफ राइबोसोम्स को आप बोलते हो पॉलीसोम्स। दूसरा आपकी ऑर्गेनेली आती है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटो मीन्स थ्रेड। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया में क्या बोल रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया आर मेम्ब्रेन बाउंड सेल्यूलर स्ट्रक्चर्स। माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन बाउंड सेल्यूलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, यानी कि सेल्स होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया भी। एंड आर फाउंड इन मोस्ट ऑफ द यूकैरियोटिक सेल्स, और ये मोस्ट ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं एक्सेप्ट मेमेलियन आरबीसी। जो मैमल्स होते हैं ना जैसे वेल, फिश, इन सब मैमल्स को छोड़कर, मैमल्स का जो आरबीसीज होते हैं, रेड ब्लड सेल्स होते हैं, उन्हें छोड़कर सभी यूकैरियोटिक सेल्स और प्रोकैरियोट्स में पाए जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। द माइटोकॉन्ड्रिया रेंज फ्रॉम, डायमीटर की अगर हम रेंज की बात करें तो 0.5 से 10 माइक्रोमीटर इसकी रेंज रहती है। द माइटोकॉन्ड्रिया डिस्क्राइब्ड एज, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोला जाता है? पावर हाउस ऑफ दी सेल्स। These organelles generate most of the energy of the cell in the form of ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जो ऑर्गेनेलीज है कौन सी? माइटोकॉन्ड्रिया, ये मोस्ट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस करती है सेल की एटीपी की फॉर्म में। एटीपी की फॉर्म फुल फॉर्म क्या होती है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, जो एनर्जी चाहिए होती है वो एटीपी की फॉर्म में यही ऑर्गेनेली प्रोड्यूस करती है। माइटोकॉन्ड्रिया आर रॉड शेप्ड और ग्रैन्यूल लाइक डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो रॉड शेप के होते हैं या फिर ग्रैन्यूल लाइक होते हैं, यानी कि दानेदार होते हैं, ग्रैन्यूल के जैसे होते हैं, और डबल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। डबल मेम्ब्रेन इनमें पाई जाती है। इट हैज़ आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, डबल मेम्ब्रेन जैसे ये हो गई इनर मेम्ब्रेन और ये हो गई आपकी आउटर मेम्ब्रेन, ऐसे डबल मेम्ब्रेन इसमें पाई जाती है। द आउटर मेम्ब्रेन इज फ्रीली परमिएबल। जो आपकी आउटर मेम्ब्रेन होती है ना ये वाली, ये फ्रीली परमिएबल होती है। फ्रीली परमिएबल मीन्स ये इनटेक आउटटेक आसानी से कर सकती है। इट इज़ स्मूथ एंड कवर्स दी ऑर्गेनेली। ये जो आउटर ऑर्गेनेली होती है, आउटर मेम्ब्रेन होती है, ये स्मूथ होती है और ऑर्गेनेली को कवर करके रखती है। द इनर मेम्ब्रेन हैज़ मैनी फोल्ड्स और फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। और जो इनर मेम्ब्रेन होती है ना इसमें बहुत सारे फोल्ड्स देखने को आपको मिलेंगे, और इसमें या फिर आप बोल सकते हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। उन प्रोजेक्शंस को हम बोलते हैं क्रिस्टे। सिस्टर्ने और क्रिस्टे में आप कंफ्यूज नहीं होना है, कन्फ्यूजन हो जाता है बहुत ज़्यादा, बिकॉज ऑलमोस्ट सिमिलर सा है। सिस्टर्ने जो है आपके इसमें पाए जाते हैं। ओके, जो फ्लैट मेम्ब्रेनस ये नेटवर्क होता है इन्हें हम सिस्टर्ने बोलते हैं। ये स्पेस जो होता है इसे हम सिस्टर्नल स्पेस बोलते थे, किसमें? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। क्रिस्टे क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया की जो आपकी इनर मेम्ब्रेन है उसमें बहुत सारे फोल्ड्स होते हैं, उन्हें हम क्रिस्टे बोलते हैं। द क्रिस्टे कंटेन, क्रिस्टे में आपके क्या होते हैं? एटीपी प्रोड्यूसिंग टेनिस रैकेट लाइक पार्टिकल्स होते हैं, जिन्हें हम F1 पार्टिकल्स और ऑक्सीजोम्स बोलते हैं। जो टेनिस का रैकेट होता है ना उसके जैसे कुछ पार्टिकल्स होते हैं जो एटीपी प्रोड्यूस करते हैं। किस में पाए जाते हैं? ये क्रिस्टे में पाए जाते हैं। ठीक है, और इन पार्टिकल्स को हम बोलते हैं F1 पार्टिकल्स या फिर ऑक्सीजोम्स। द क्रिस्टे इंक्रीजेज द अवेलेबल सरफेस एरिया टू एनहेंस द प्रोडक्टिविटी ऑफ सेल्यूलर रेस्पिरेशन। ये जो क्रिस्टे होता है ये
अवेलेबल सरफेस एरिया को क्या करता है, इंक्रीज कर देता है। जितना सरफेस एरिया होता है ना, ये क्रिस्टल उसे इंक्रीज कर देता है ताकि सेलुलर रेस्पिरेशन की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज किया जा सके। सेलुलर रेस्पिरेशन जो हो रहा है वो और आसानी से और अच्छे से हो जाए। द स्पेस बाउंड बाय इनर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड इनर चैम्बर विच इज फिल्ड विद अ ग्राउंड सब्सटेंस कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। जो स्पेस इनर मेम्ब्रेन के द्वारा बाउंड कर लिया जाता है, ठीक है, यानी कि जैसे ये आपकी इनर मेम्ब्रेन और ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन ने इतना एरिया कवर कर लिया ना, तो इसमें एक ग्राउंड सब्सटेंस पाया जाता है जिसे हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया इज अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर। ये मैट्रिक्स जो होता है एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर होता है। कॉम्प्लेक्स इसलिए बोलेंगे क्योंकि इसमें बहुत सारे तरह तरह के एंजाइम्स और मिक्सचर्स सब्सटेंस पाए जाते हैं, जैसे प्रोटीन्स, रेस्पिरेटरी एंजाइम्स, डीएनए, आरएनए, राइबोसोम्स, लिपिड्स, ऐसे और भी बहुत सारे मटेरियल इसमें पाए जाते हैं। किसमें, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। कहाँ पर होता है ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, इन द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया आर इंडिपेंडेंट ऑर्गेनेलीज। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होती है, आपकी इंडिपेंडेंट ऑर्गेनेलीज होती हैं, आज़ाद होती हैं ये। दे हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स। इनके पास खुद का डीएनए होता है और खुद के राइबोसोम्स होते हैं इनके पास। अभी हमने पढ़ा था ना, कहाँ पाए जाते हैं ये, फ्रीली साइड, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हमने पढ़ा था कि फ्रीली फ्लोट करते रहते हैं साइटोप्लाज्म में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच रहते हैं, आपके न्यूक्लियर एनवेलप पर भी पाए जाते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में पाए जाते हैं। तो वही चीज़ हो गई ना। दे कैन रेप्लिकेट एंड मल्टीप्लाई ऑन देयर ओन। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो रेप्लिकेट कर सकते हैं, यानी कि अपनी खुद की कॉपी बना सकते हैं, खुद को ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं एंड मेक देयर ओन प्रोटीन्स, और खुद के प्रोटीन्स बना सकते हैं। इसलिए हम इन्हें सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेलीज भी बोलते हैं, ठीक है, सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेलीज भी बोलते हैं। अब माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शंस देख लेते हैं। द मोस्ट प्रोमिनेंट फंक्शन, मोस्ट जो इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन है माइटोकॉन्ड्रिया का, टू प्रोड्यूस एनर्जी। मेन फंक्शन यही है, टू प्रोड्यूस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एटीपी की फॉर्म में। और कैसे बनाता है, ऑक्सीडेटिव रेस्पिरेशन प्रोसेस से। ऑक्सीडेटिव यानी एरोबिक, एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन की नीड होती है, ऑक्सीडेटिव इसीलिए बोला हुआ है। इसमें क्या होता है, दे ऑक्सीडाइज द फैट, फैट को ऑक्सीडाइज कर देता है, फैट और कार्बोहाइड्रेट को क्या कर देता है, ऑक्सीडाइज कर देता है क्रेब्स साइकिल के दौरान, एंड एनर्जी को रिलीज करता है। जब क्रेब्स साइकिल परफॉर्म होती है तो उसमें ऑक्सीजन की हेल्प से फैट और कार्बोहाइड्रेट को क्या कर देता है, ऑक्सीडाइज कर देता है एरोबिक रेस्पिरेशन में, और एनर्जी रिलीज होती है एटीपी की फॉर्म में। इट ऑल्सो रेगुलेट्स द मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ द सेल, सेल की जो एक्टिविटीज़ होती है ना उसे भी कंट्रोल करने का काम करता है ये माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया ऑल्सो हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन हार्मोन्स लाइक टेस्टोस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन। माइटोकॉन्ड्रिया कुछ हार्मोन्स प्रोडक्शन में भी हेल्प करता है, जैसे टेस्टोस्टेरोन बनते हैं, एस्ट्रोजन्स पाए जाते हैं ना, उनमें भी, उनके प्रोडक्शन में भी ये हेल्प करता है। द माइटोकॉन्ड्रिया इज ऑल्सो प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रोसेस ऑफ एपोप्टोसिस और प्रोग्राम्ड सेल डेथ। माइटोकॉन्ड्रिया एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द प्रोसेस ऑफ एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस यानी प्रोग्राम्ड सेल डेथ, प्रोग्राम सेल की डेथ भी हो जाती है इसमें, ठीक है, उसमें भी एक इम्पॉर्टेंट रोल ये प्ले करता है। यहाँ पर देखिए आपको ये इंटरनल स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है माइटोकॉन्ड्रियन का। माइटोकॉन्ड्रियन यानी सिंगुलर फॉर्म में बोला गया है, माइटोकॉन्ड्रिया बोल रहा है वहाँ पर तो वो प्लूरल फॉर्म में बोल रहा है इसलिए, ठीक है। ये आपको दिखाया हुआ है, ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन हो गई, ये आपकी इनर मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये आपकी आउटर मेम्ब्रेन हो गई, ये इनर मेम्ब्रेन हो गई। ये बीच में जो स्पेस बचा आउटर और इनर के बीच में, इसे बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, ठीक है। और आपके इनर मेम्ब्रेन में ये लिक्विड पाया जाता है, इसे हम बोलते हैं मैट्रिक्स, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। ये राइबोसोम्स पाए जा रहे हैं, जो दाने दाने से आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर ग्रैन्यूल्स देख रहे हैं, ये हो गए आपके राइबोसोम्स। ये जो स्ट्रैंड्स आप देखने को मिल रहे हैं आपको, ये होते हैं डीएनए, और यहाँ पर आपका F0 और F1 कॉम्प्लेक्स पाया जाता है। और ये हो गया आपका क्रिस्टे जंक्शन, ये होते हैं आपका क्रिस्टे, ये जो ट्यूब्यूल्स लाइक बन रहा है ना, ट्यूब्यूल लाइक या सैक लाइक स्ट्रक्चर बोला था, तो यही होता है आपका क्रिस्टे जंक्शन बोल दिया है जी। ये जो जंक्शन हो गया ना, ये जॉइंट, इसी को बोला है। तो सेकंड ऑर्गेनेली भी हमारी कंप्लीट हो गई। हम एक और ऑर्गेनेली पढ़ लेते हैं, विच इज़ गोल्गी अपैरेटस। क्या है गोल्गी अपैरेटस? इट इज़ अ मेम्ब्रेन बाउंड सैक लाइक ऑर्गेनेली। सैक आपको पता है ना, कट्टा जो होता है, जो कट्टा आता है उसी को बोलते हैं। गोल्गी अपैरेटस एक मेम्ब्रेन बाउंड सैक के जैसा दिखने वाली एक ऑर्गेनेली होती है, जो मोस्टली यूकैरियोटिक सेल्स में ही पाई जाती है। ये जो गोल्गी अपैरेटस होता है, इट इज़ कम्पोज्ड ऑफ सेमी सेल्युलर स्टैक्स। इसमें सेमी सर्कुलर स्टैक होते हैं मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स के। सेमी सर्कुलर यानी कि इस तरीके से, ये इस तरीके से स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। तो सेमी सर्कुलर लग रहे हैं ना, ये यहाँ से ऐसे ऐसे सेमी सर्कुलर होते हैं
मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स होते हैं, इन स्ट्रक्चर्स को भी हम सिस्टर्ने बोलते हैं, ठीक है। ईच सिस्टर्ना पजेसेस स्पेशल एंजाइम्स, हर एक सिस्टर्ने में क्या होता है, स्पेशल एंजाइम्स होते हैं विच हेल्प टू मॉडिफाई एंड ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स टू देयर डेस्टिनेशंस, जिसकी मदद से जो प्रोटीन बन रहा है वो उसमें मॉडिफिकेशंस होते हैं और ट्रांसपोर्ट हो जाता है उनके डेस्टिनेशन पॉइंट पर। क्या ट्रांसफ़र हो जाता है, प्रोटीन। इसलिए गोल्गी अपैरेटस को हम मैन्युफैक्चरिंग एंड शिपिंग सेंटर बोलते हैं किसी भी यूकैरियोटिक सेल का। क्या वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग भी होती है प्रोटीन की और शिपिंग भी होती है, यानी कि डेस्टिनेशन पर उसे भेज भी दिया जाता है, जैसे पोस्ट ऑफिस का काम होता है ना। तो ये होता है गोल्गी अपैरेटस का काम। इट इज़ अ मेजर ऑर्गेनली इन मोस्ट ऑफ द यूकैरियोटिक सेल्स, जो मोस्ट ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स में ये गोल्गी अपैरेटस पाया जाता है तो उसमें एक बड़ी ऑर्गेनली होती है, मेजर होती है। इट एग्जिस्ट एज एन एक्सटेंसिव नेटवर्क नियर द न्यूक्लियस इन एनिमल सेल्स, while in plant cells it is present as many freely distributed subunits called dicytosomes। अब ये एक एक्सटेंसिव नेटवर्क होता है जो एनिमल सेल्स में तो न्यूक्लियस के पास पाया जाता है, ठीक है। एनिमल सेल्स की बात करें तो ये न्यूक्लियस के पास पाया जाता है, जबकि प्लांट सेल्स में ये फ्रीली डिस्ट्रीब्यूटेड सब यूनिट्स होते हैं, उनकी तरह ये क्या करती है, ये प्रेजेंट रहती है डाइसाइटोसोम्स के रूप में, ठीक है। एनिमल्स में क्या होता है, एनिमल सेल्स में तो न्यूक्लियस के पास पाई जाती है, जबकि प्लांट सेल्स में ये कहाँ प्रेजेंट रहती है, जैसे बहुत सारे फ्रीली डिस्ट्रीब्यूटेड सब यूनिट्स के रूप में रहती है, ठीक है। जो सिस्टर्ने का एक एक सैक होता है ना, वो फ्रीली कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, ऐसा नहीं कि उसे एक साथ अटैच्ड रहेगा। तो ये डाइसाइटोसोम्स की फॉर्म में फ्रीली घूमता रहता है प्लांट सेल्स में। गोल्गी कॉम्प्लेक्स वर्क्स क्लोजली, गोल्गी कॉम्प्लेक्स बोल रहा है, पैरेटस बोल रहा है, एक ही बात है। इट वर्क्स क्लोजली विद द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ बहुत क्लोजली काम करता है। अब आप सोचिए क्यों करता है, गोल्गी अपैरेटस में प्रोटीन मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, तो प्रोटीन जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी प्रोटीन बनाता है राइबोसोम्स की हेल्प से, तो वही प्रोटीन यहाँ पर आता है गोल्गी अपैरेटस के पास और फिर ट्रांसपोर्ट हो जाता है वो। व्हेन द ईआर मेक्स अ प्रोटीन, प्रोटीन बना, ट्रांसपोर्ट वेसिकल भी बन जाती है, ठीक है, बताया था ना, ट्रांसपोर्ट वेसिकल बन जाती है जिससे वो प्रोटीन ट्रांसफर हो जाता है। इट ड्रिफ्ट्स थ्रू दी साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म से फ्लो होकर वो गोल्गी अपैरेटस तक आता है प्रोटीन। और सिस फेस, जो आपका गोल्गी अपैरेटस होता है ना, इसमें सिस फेस और ट्रांस फेस पाया जाता है। तो सिस फेस होता है इसका रिसीविंग फेस, वहाँ से वो एब्जॉर्ब हो जाता है वो प्रोटीन। जब गोल्गी वर्क करती है मॉलिक्यूल्स पे, कहाँ पर करती है, ट्रांस फेस के अंदर काम करती है। इट डिस्पैचेज अ वेसिकल इन दी साइटोप्लाज्म, तो ये क्या करती है, एक साइटोप्लाज्म में जो वेसिकल होता है ना उसे डिस्पैच करती है, जहाँ से वो प्रोटीन मॉलिक्यूल सेल के बाहर चला जाता है या फिर सेल के अंदर आ जाता है। आई होप आपको गोल्गी अपैरेटस का भी समझ में आ गया है। फंक्शंस देखते हैं। पहला मेन फंक्शन है गोल्गी अपैरेटस का इज सेक्रेटरी, ये सेक्रेटरी की तरह काम करता है, मीन्स इट सर्व्स टू, ये मॉडिफिकेशन करती है, प्रोटीन जो बनकर आया है उसमें थोड़े बहुत चेंजेस करती है, सॉर्ट करती है, यानी कि देखती है कि कहाँ पर कितना जाना है, पैकेजिंग करती है और डिस्पैच कर देती है सेल्यूलर बायोकेमिकल्स को, जैसे पिगमेंट्स, हार्मोन्स, एंजाइम्स, प्रोटीन्स, जो जहाँ जाना होता है वहाँ के लिए वो तैयार करके पैकेट्स बनाकर भेज देती है गोल्गी अपैरेटस फॉर सिक्रीशन पर्पजेज और फॉर यूज़ विद इन दिस सेल, ताकि सिक्रीशन के लिए चाहिए हो या फिर सेल के अंदर यूज़ करने के लिए चाहिए हो, तो ये सेक्रेटरी की तरह काम करती है। कौन, गोल्गी अपैरेटस। ये स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है, सब हम अभी देखेंगे, पहले इसके फंक्शंस पढ़ लेते हैं। गोल्गी कॉम्प्लेक्स इज दस रेफर्ड एज पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस बोलते हैं जहाँ पर मॉलिक्यूल्स को पैकेज किया जाता है, लेबलिंग की जाती है और सेल के डिफरेंट पार्ट्स में भेज दिया जाता है। दे आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल्स अराउंड द सेल, सेल के चारों तरफ जो लिपिड मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके ट्रांसपोर्ट में भी ये इंक्लूडेड रहते हैं। इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ एग योक, एग योक की फॉर्मेशन में भी गोल्गी अपैरेटस काम करता है। इस प्रोसेस को हम बोल देते हैं फिर वाइटेलोजेनेसिस। क्या, वाइटेलोजेनेसिस, एग योक की फॉर्मेशन में ये गोल्गी अपैरेटस काम करता है। इट ऑल्सो प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द सिंथेसिस एंड रिपेयर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल को कोई डैमेज हो जाता है तो उसको बनाने में और उसको रिपेयर करने में भी ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स हेल्प करता है। एंड लास्टली इसका फंक्शन है लाइजोसोम्स भी ये प्रोड्यूस करता है। इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम ऑफ स्पर्म्स, स्पर्म्स में कुछ एक्रोसोम करके पार्ट होता है, उसके फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है ये गोल्गी अपैरेटस। तो ये फंक्शंस हो गए। आज हमने 3 ऑर्गेनलीज पढ़ ली, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया एंड गोल्गी अपैरेटस। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे जिसमें हम लाइजोसोम्स पढ़ेंगे। और यहाँ पर आपको ये गोल्गी अपैरेटस का स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है।
इसमें आपको बताया था ना सिस फेस और ट्रांस फेस होते हैं, वो भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ये देखिए, ये ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स इस तरीके से बनती हैं इसमें, ठीक है। ये यहाँ से सेपरेट हो जाती है और ये ट्रांसपोर्ट वेसिकल बन जाती है, यहाँ पे प्रोटीन होकर वहाँ पर चला जाता है। ये सेक्रेटरी वेसिकल्स हैं फ्रॉम ट्रांसफेस। ट्रांसफेस यानी कि शिपिंग साइड ऑफ गोल्गी अपैरेटस, यहाँ से ट्रांसफर हो जाता है। ट्रांस से याद रख लीजिए ट्रांसफ़र हो जाता है, जो प्रोटीन बना होता है वो ट्रांसफ़र हो जाता है। और ये जो सिस फेस होता है, सिस फेस क्या करता है, ये रिसीविंग साइड होती है कि जो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन बना है वो यहाँ पर रिसीव होता है। फिर कुछ प्रोसेस वगैरह होती है, ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स, ठीक है। ये सिस्टर्ने हो गए आपके, और यहाँ से होकर ये ट्रांसफेस पर आता है, ट्रांसफेस से आपके सेल में ट्रांसपोर्ट हो जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं जिसमें हम लाइसोसोम से स्टार्ट करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।